नमस्कार दोस्तों, द स्टडी कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर, लेकर हाजिर हूं आपके सामने राजस्थान का इतिहास। इस सीरीज में हम जो है आज 1857 की क्रांति में जो है राजस्थान का योगदान देखेंगे। और ये टॉपिक जो है सभी प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो बच्चा रेट की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो पुलिस की कर रहा है, चाहे वो पटवार की कर रहा है। तो इसलिए जो है आप इसका संपूर्ण या यथोचित लाभ ले सकते हैं एग्जाम पर्पज की दृष्टि से 1857 की क्रांति का। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में जब हम बात करते हैं, 1857 की क्रांति का जब हम देखते हैं तो 1857 क्रांति आपने पहले पढ़ी होगी, कई वेरियस एस्पेक्ट्स में लोग पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्रांति की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आपको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी, किस तरह से जो है ये क्रांति की जो है रूपरेखा तैयार हुई थी। तो इसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी पता होना चाहिए हमें। दूसरा पॉइंट इसमें जो है इस क्रांति का कारण क्या था, क्या देखना है, इस क्रांति का कारण देखना है। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है 1857 क्रांति का आपको जो है पृष्ठभूमि। दूसरा क्या ध्यान रखना है, कारण ध्यान में रखना है। तीसरा हमें इसके बारे में जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि जो है इसमें राजस्थान में जो है इसका जो है प्रशासनिक केंद्र क्या था, प्रशासनिक केंद्र व पीए बोले तो पॉलिटिकल एजेंट। पीए का मतलब क्या है, पॉलिटिकल एजेंट, ये देखना है हमें। इसके अलावा हमें इसमें क्या देखना है, इसके अलावा हमें ये देखना है कि राजस्थान में जो है इसके जो है कितनी छावनियां थी, क्या थी, छावनियां। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति में कितनी छावनियां थी, वो सारी चीजें ध्यान में रखनी है। फिर हमें इसमें ध्यान में रखना है क्रांति के प्रमुख केंद्र, क्या ध्यान में रखना है, क्रांति के प्रमुख, क्रांति के केंद्र, क्या ध्यान में रखना है, क्रांति के प्रमुख केंद्र। और एक चीज इसमें और ध्यान में रखनी है वो है आपका इसका जो है स्वरूप, क्या ध्यान में रखना है आपको, स्वरूप, यानी कि राजस्थान में इस क्रांति का क्या स्वरूप था वो हमें देखना है। और इसके अलावा इसमें एक टॉपिक चलेगा, वो सबसे एंड में होगा, और वो हो गया अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य तथ्य या महत्वपूर्ण तथ्य जो इस क्रांति से जुड़े हुए होंगे। तो सबसे पहले जो है आपको ध्यान में रखना है वो क्या रखना है, पृष्ठभूमि के बारे में देखना, आपको पता होना चाहिए कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, फिर इसके कारण क्या थे क्रांति होने का, हम क्रांति तक कैसे पहुंचे थे वो पता होना चाहिए। फिर राजस्थान में जो है प्रमुख प्रशासनिक केंद्र कौन सा था और वहाँ कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे जब ये क्रांति हुई, उस समय ये पता होना चाहिए आपको। फिर आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में इस क्रांति के समय या इस क्रांति से पूर्व कितनी छावनियों की स्थापना हो चुकी थी, उन छावनियों ने फिर क्या रोल निभाया इस क्रांति में, वो सारी बातें करेंगे। फिर जो है इसमें हम देखेंगे कि छावनियों के अलावा जो राजस्थान में कौन कौन से ऐसे केंद्र थे जहां ये क्रांति हुई थी। और फिर हम देखेंगे इसका स्वरूप, देखेंगे क्या ये एक सैनिक क्रांति थी या जन क्रांति थी, वो सारी बातें हम इसके में करेंगे। और इसके अलावा अन्य तथ्य ये होंगे कि जो है जैसे बीकानेर के शासक वगैरह जो है राजस्थान के बाहर जाके जो है करते हैं, आपके आकर सहयोग करते हैं अंग्रेजों का, तात्या टोपे का भी राजस्थान में आगे आगमन होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, वो किस में देखेंगे, अन्य तथ्य में देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे जो है इस पृष्ठभूमि की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इस पृष्ठभूमि की। तो इस पृष्ठभूमि में यदि मैं बात करूं तो आपको जो है राजस्थान को उस समय हम कहते थे राजपुताना, क्या कहते थे, राजपुताना। मैं आपको जो है इसकी पृष्ठभूमि बता रहा हूं, किस प्रकार जो है हम जो है इसमें पहुंचे 1857 की क्रांति तक, वो बात कर रहे हैं। तो राजस्थान को कहते थे राजपुताना, और राजपुताना में केवल राजस्थान नहीं था, ध्यान रखना। राजपुताना की उस समय जब बात होती थी अंग्रेज काल में या मुगल काल में राजपुताना की बात होती थी तो उसमें आपकी एमपी की रियासतें, उसमें आपकी जो गुजरात की रियासत है, जैसे गुजरात में ईडर है, सौराष्ट्र है, काठियावाड़ है, वो एमपी में जो है ग्वालियर वगैरह है, ये वाले क्षेत्र। तो ये सारे मिलके और प्लस राजस्थान की, वर्तमान राजस्थान का जो स्वरूप है, इसकी सारी रियासतें मिलके कहलाती थी क्या, आपकी राजपुताना, क्या कहलाती थी, राजपुताना। तो इस राजपुताना में जो है हमेशा से केंद्रीय सत्ता के लिए 3 पक्षकार मौजूद रहे हैं। देखते हैं अपन कौन कौन से। एक तो अपन देखेंगे इसमें जो होते हैं वो होते हैं मुगल, कौन होंगे, मुगल। एक होंगे आपके जो है मराठा, कौन होंगे, मराठा। और एक होंगे आपके अंग्रेज, कौन होंगे, अंग्रेज। ये 3 पक्षकार जो है आपके राजस्थान में केंद्रीय सत्ता
में हमेशा से रहे हैं, या राजपूताना की केंद्रीय सत्ता जो है इनके अधीन या इनके नियंत्रण हमेशा से रही है। तो अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अपन मुगलों की। आपको पता है कि 1526 में जब बाबर का भारत में आक्रमण होता है, इब्राहिम लोदी को हरा देता है और भारत में मुगल सत्ता की नींव पड़ती है। और 1526 से लेके और अगले जो है 1857 की क्रांति तक, बहादुर शाह जफर तक भारत में कौन सा शासन रहता है? मुगल शासन रहता है, अंग्रेजों के परिप्रेक्ष्य सापेक्ष में रहेगा, ध्यान रखना। इस समय जो क्या होगा कि 1526 से लेके 1707 तक, कब तक? 1707 तक, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु। 1707 का मतलब क्या है? औरंगजेब की मृत्यु। 1707 का मतलब मेरा क्या है यहां? औरंगजेब की मृत्यु। यहां तक तो मुगल सत्ता ठीक रहती है, उनका जो है प्रॉपर जो है आप कह सकते हैं पूरा नियंत्रण रहता है देश पे भी और राजपूताना पे भी। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुगल सत्ता का क्या होना शुरू होता है? मुगल सत्ता का क्या होना शुरू होगा? आपका मुगल सत्ता का पतन होना शुरू होगा। क्या होगा? पतन। जब यह मुगल सत्ता का पतन होगा तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में या राजपूताना के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो इस राजनीतिक शून्य को जो है या राजनीतिक शून्यता को जो पूर्ण करता है वो करते हैं आपके मराठे। कौन करेंगे? मराठे। तो यहां से आपका मराठों का क्या शुरू हो जाएगा? उद्भव। क्या शुरू होगा? उद्भव। यानी कि हमें यह पता चला कि जैसे ही मुगलों का पतन होता है तो उस समय जो शक्ति होती है वो किसके हाथ में जाएगी? कहीं ना कहीं मराठों के हाथ में आ जाएगी और यहां से मराठों का क्या होगा? उद्भव होगा। तो दोस्तों, राजपूताना की राजनीति में मराठों का क्या लेना देना है ना, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मराठों का उद्भव होता है, तो मराठों का उद्भव होता है तो उनकी राजस्थान में एंट्री होती है, वो होती है बूंदी विवाद से। किससे होती है? बूंदी विवाद। किससे होती है? बूंदी विवाद से जो है राजस्थान में मराठों का क्या होगा? आगमन होगा। क्या होगा? आगमन। या आप किससे पूछते हैं कई बार? हस्तक्षेप। क्या पूछते हैं? हस्तक्षेप। तो मराठों का जो है राजस्थान में आगमन कहां से होगा? बूंदी विवाद से होगा या बूंदी रियासत से होगा। यहीं से जो है मराठों का राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप होगा और यहीं से मराठों का राजस्थान में पहली बार क्या होगा? आगमन होगा। तो हस्तक्षेप क्या था? तो ये आपको पता होगा, एक किस्सा है कि बूंदी के शासक थे, उनका नाम था बुद्ध सिंह। क्या नाम था? बुद्ध सिंह। और इन बुद्ध सिंह का जो है विवाह हुआ था वो था अमर कौरी से। किसे? अमर कौरी। और ये अमर कौरी कहाँ की थी? ये अमर कौरी थी जयपुर की। कहाँ की थी? जयपुर की। इस चीज का ध्यान रखना। यानी कि बुद्ध सिंह जो हाड़ा थे, बूंदी के शासक थे, उनका विवाह हुआ था अमर कौरी से। और ये अमर कौरी कहाँ के थे? ये आपके जयपुर के थे। कहाँ के थे? जयपुर के थे। अब बुद्ध सिंह के जो और अमर सिंह से जो है इनको कोई भी पुत्र प्राप्त नहीं होता। क्या नहीं होता? इन दोनों से कोई भी पुत्र नहीं। क्या नहीं? पुत्र नहीं। जब इनसे पुत्र नहीं होता है तो उस समय आपको पता होगा कि जयपुर के एक शासक होंगे। जयपुर के शासक होंगे कहाँ के? जयपुर के। उनका नाम होगा सवाई जय सिंह। क्या नाम होगा? सवाई जय सिंह। तो इस सवाई जय सिंह ने क्या किया? इस सवाई जय सिंह ने क्या किया था कि सवाई जय सिंह ने जो है अपनी एक पुत्री होती है, उसका नाम होता है चंद्र कौरी। क्या नाम होता है? चंद्र कौरी। इस लड़की की या इस चंद्र कौरी की शादी जो है इन्होंने बुद्ध सिंह के दत्तक पुत्र, क्या नाम होता है? दत्तक पुत्र, या बुद्ध सिंह ने जिनको गोद लिया उनका नाम था दलेल सिंह। क्या नाम था? दलेल सिंह। तो इस दलेल सिंह से जो है विवाह किसका हो गया? इस दलेल सिंह से विवाह हो गया किसका? आपका चंद्र कौरी का। किसका हो गया? चंद्र कौरी का। तो अब कॉमन सेंस है, बुद्ध सिंह के बाद शासक कौन बनेंगे? दलेल सिंह। लेकिन होता क्या घटनाक्रम में, इन बुद्ध सिंह की एक अन्य रानी होती है और उनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम है उमेद सिंह। क्या नाम है? उमेद सिंह। क्या नाम होता है उनका? उमेद सिंह। तब इस अमर कौरी जो होती है इसने सोचा कि दलेल सिंह की बजाय क्यों ना उसका दत्तक पुत्र ही सही, उसका जो है सतौला पुत्र ही सही क्या बने? आपका बूंदी का शासक। तब इस अमर कौरी ने जो है मराठा शासक मल्हार राव होलकर को आमंत्रित किया। किसको आमंत्रित किया? मल्हार राव होलकर को क्या किया? आमंत्रित। और यहीं से जो है हम क्या देखते हैं? यहीं से हम देखेंगे कि मराठों का राजस्थान में क्या होगा? हस्तक्षेप या आगमन होगा। तो मल्हार राव होलकर इनके राखीबंद भाई बने अमर कंवर के, और जो है मल्हार राव होलकर ने दलेल सिंह को हटा के उमेद सिंह को क्या बना दिया? आपके बूंदी का शासक बना दिया। क्या बना दिया? शासक। ये ध्यान रखना।
तो इस घटनाक्रम से जो है मराठों का राजस्थान में आगमन तो हो गया। अब यहां से जब आगमन होता है तो उसके बाद मराठों ने राजस्थान में जो है क्या लूटमार मचाई और भयंकर अव्यवस्था फैला दी। क्या फैला दी? अव्यवस्था। इस अव्यवस्था से तंग आके जो है, इस अव्यवस्था से तंग आके राजस्थान में जो है क्या करेंगे, राजस्थान के समस्त शासक जो होंगे वो कहीं न कहीं असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होकर वो अपनी सुरक्षा की तलाश करते हैं। उस तलाश में उन्हें बेहतर विकल्प कौन सा लगता है? अंग्रेज। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि मराठा आंग्ल मराठा युद्ध में, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो है लमसम मराठों की शक्ति खत्म हो गई थी और बसीन के युद्ध में तो मराठों ने पूरा तरह से समर्पण कर दिया बसीन वाली संधि में। इस तरह से जो इनको अंग्रेजों को, राजपूताना के शासकों को लगा कि अंग्रेज एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। किसके खिलाफ? मराठों के खिलाफ। अब जो है ये राजस्थान के शासक जो है 1817-18 में जो है क्या करेंगे, अंग्रेजों से सुरक्षा संधि करेंगे। किससे सुरक्षा संधि करेंगे? सुरक्षा संधि किससे करेंगे? अंग्रेजों से। क्या करेंगे? सुरक्षा संधि। ये ध्यान में रखना। किस लिए की थी? ध्यान रखना, मराठों का क्या था राजस्थान में? आतंक था। ध्यान रखना, मराठों के से असुरक्षा का भय उत्पन्न हुआ। इनको राजस्थान में अव्यवस्था फैली, मराठे लूटमार करते थे, जब चाहते तब जो है आते और किसी को भी हटाना शासक और किसी को शासक बनाना। पूर्णतः जो राजस्थान की राजनीति में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? हस्तक्षेप शुरू कर दिया। तब उस असुरक्षा के भय से मुक्त होने के लिए इन्होंने जो राजपूताना के शासकों ने विकल्प के रूप में देखा, वो किसे देखा? अंग्रेजों को देखा। और 1817-18 में जो है सुरक्षा संधियां होती है। किनसे? अंग्रेजों से। किनसे होती है? अंग्रेजों से। क्या होती है? सुरक्षा। ये संधियां कर लेता हूं क्योंकि लमसम समस्त राजपूताना के शासकों ने संधियां कर ली थी। चलो, अब इसमें क्या होगा? इस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल होगा, वो होगा आपका गवर्नर जनरल, वो लॉर्ड हेस्टिंग होगा। कौन होगा? लॉर्ड हेस्टिंग। ये ध्यान रखना, लॉर्ड हेस्टिंग जो उसमें क्या होगा? भारत का गवर्नर जनरल होगा। इसने राजपूताना में जो है संधि का प्रस्ताव लेके जिसको भेजा, संधि करने वाला व्यक्ति या संधि प्रस्तावक जो था राजस्थान में या राजपूताना में, वो था कर्नल मैटकॉफ, कर्नल चार्ल्स मैटकॉफ। क्या नाम था पूरा? कर्नल चार्ल्स मैटकॉफ। तो ये कर्नल चार्ल्स मैटकॉफ जो होता है ये राजस्थान में संधि का क्या होगा? प्रस्तावक होगा। और राजस्थान में इसने लमसम जितनी भी रियासतें थी समस्त रियासतों से क्या कर ली थी? संधि। तो सबसे पहली संधि जो होती है क्या होती है? प्रथम संधि। प्रथम संधि जो होगी आपके वो होगी 1817 में करौली से। किसी होगी? करौली से। और वो करेंगे हरबख्शपाल सिंह। हरबख्शपाल सिंह। ये हरबख्शपाल सिंह कौन होंगे? करौली के शासक होंगे। ध्यान रखना चीज का। प्रथम संधि करते, लेकिन विस्तृत संधि आपसे पूछे तो ये भी जो है 1817 में किसने की थी? कोटा ने की थी। किसने की थी? कोटा ने। ध्यान रखना, किसने की थी? कोटा ने। और सबसे अंतिम संधि जो होती है ये क्या है? कोटा वाली विस्तृत संधि है। विस्तृत संधि है, इस चीज का ध्यान रखना, यानी संपूर्ण संधि जिसे आप कह सकते हैं। और 1823 में जो है अंतिम संधि होती है। क्या होती है? अंतिम संधि। और वो कौन करेगा? आपका सिरोही रियासत करेगी। कौन करेगी? सिरोही रियासत। यहां उसमें शासक कौन थे? शिव सिंह से। कौन थे? शिव सिंह। इस चीज का ध्यान रखना। तो राजस्थान में पहली संधि किसने की? करौली रियासत ने की थी। विस्तृत या पूर्ण संधि किसने की थी? कोटा ने की थी। और 1823 में अंतिम संधि किसने की? सिरोही ने की। इस तरह से राजस्थान में जब अंतिम रूप से जब सारी की सारी जो है रियासतों को अपने कब्जे में कर लेते हैं कौन? अंग्रेज। अब दोस्तों देखो क्या होता है। इस तरह से पहले इनके चुगल से निकलते हैं राजपूताना के शासक, फिर मराठों से निकलते हैं। किस लिए? सुरक्षा के लिए, लिहाज से। अब ये संधि हो जाती है। अब यहां आके जो है वापस जो है वैसी की वैसी स्थितियां हो जाती है जैसी मराठों वाली है। ठीक है, अंग्रेज भी जो है मराठे जिनसे चौथ वसूलते थे, खिराज वसूलते थे, उन सारी रियासतों से अंग्रेज भी क्या वसूलते थे? खिराज। तो मराठे केवल 2 रियासतों से खिराज नहीं वसूलते थे, एक थी आपकी जैसलमेर और एक था आपका किशनगढ़, अजमेर, है ना। तो इन दोनों को छोड़ के मराठों ने लमसम सबसे जो क्या वसूला है? खिराज वसूला। तो वही परंपरा अंग्रेजों ने भी निभाई। आगे कहा कि आप मराठों को जितना कर देते थे या जो रियासतें मराठों को कर देती थी उन रियासतों को हमें भी क्या देना होगा? कर देना होगा। अब इस संधि में कुछ जो है आपके प्रस्ताव होते थे।
ठीक है। इस संधि की कुछ अपनी शर्तें होती थी। संधि की शर्तें क्या क्या थी वो देख लेते हैं 2 मिनट में, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा किस तरह से जो है अंग्रेजों ने उनको फंसाया है, कैसे मराठों से निकाल के अंग्रेजों में जाके राजपूताना के शासक फंसे वापस, वो कैसे फंसे। देखो सुरक्षा संधि या संधियों की शर्तें क्या देखते हैं अपन, शर्तें देखो इसमें क्या होता था। एक पहली शर्त यह है कि अंग्रेज जो है क्या देंगे, अंग्रेज जो है क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। कोई भी बाहरी आक्रमण होगा, किसी भी प्रकार का आंतरिक आक्रमण होगा, विद्रोह होगा, तो उसको दबाने का पूरा जो है आपका जिम्मा रहेगा, किसकी जिम्मेदारी में रहेगा, अंग्रेजों के रहेगा। ठीक है। और बदले में हमें क्या करना होगा, तो हमें एक जो है सुरक्षा टुकड़ी यहाँ रखनी होगी। क्या रखनी होगी, सुरक्षा टुकड़ी अपनी रियासत में रखनी होगी। सुरक्षा टुकड़ी रियासत में रखनी होगी। कहाँ रखनी होगी, रियासत में। जैसे सपोज कीजिए जयपुर वालों ने अंग्रेज संधि की, तो एक अंग्रेज टुकड़ी जो है जयपुर में आके रह लेगी। बदले में जो है या तो अंग्रेज क्या लेंगे, नकदी लेंगे, या फिर क्या लेंगे, जागीरी लेंगे। क्या लेंगे, जागीरी। किस लिए, इस सैन्य टुकड़ी के भरण पोषण के लिए। किस लिए लेंगे, इस सैन्य टुकड़ी के भरण पोषण के लिए। और क्या होगा, और ये होगा कि विदेशी मामले अब अंग्रेज देखेंगे। विदेशी मामले किसके हाथ में होंगे, विदेशी मामले जो है कौन देखेंगे, अंग्रेज देखेंगे। विदेशी मामले कौन देखेंगे, आपके अंग्रेज देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं राजपूताना के शासकों के आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप तो हो ही रहा है ना, विदेशी मामले जब अंग्रेज देखेंगे तो, इसलिए ध्यान रखना। और क्या होगा, और कालांतर में आगे जाके जो है हमें अंग्रेजों ने कहा कि एक आप पीए की नियुक्त करने की अनुमति देनी होगी। पीए नियुक्त करने की अनुमति। पीए का मतलब मेरा जो है वो पॉलिटिकल एजेंट से है। पीए का मतलब क्या है, पॉलिटिकल एजेंट से है। तो पीए नियुक्त करने की अनुमति भी अंग्रेजों ने कहा कि हमें देनी होगी। चलो, इन सब चीजों की वजह से धीरे धीरे राजपूताना के शासकों में जो है असंतोष व्याप्त होता है। क्या होता है, असंतोष। और वो असंतोष जो है आगे जाके कारण बनता है किसका, 1857 की क्रांति का। तो अपन देखते हैं कि अब 1857 क्रांति के कारण क्या थे, तो उसमें से कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों की जो नीतियां हैं, यहाँ पे जो है अंग्रेज सुरक्षा के नाम पे जो है टुकड़ी वहां रख रहे हैं, नकदी या जागीरी भी छीन के ले रहे हैं जबरदस्ती। विदेशी मामले की देख रेख अंग्रेज करेंगे, यानी कि बाहरी रियासतों से आप किसी भी प्रकार का कोई वार्तालाप करेंगे, कोई संधि करेंगे, तो वो अंग्रेजों की देख रेख में संपूर्ण होगी, अंग्रेजों के बगैर भी संपन्न नहीं होगी, ध्यान रखना। और पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति होगी। इसका मतलब भी क्या होगा, गुटबाजी को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पॉलिटिकल एजेंट जब वहां बैठेगा तो वो गुटबाजी को बढ़ावा देगा और आंतरिक अस्थिरता को जो है वो अपने आप फैलाने की कोशिश पूरी करेगा। तो हम देखते हैं कि आगे ये सब कारण बनेंगे किसका, 1857 की क्रांति का। तो हम कारणों पे चलते हैं थोड़ा सा कि किस प्रकार जो है। तो यहां आपको ध्यान में क्या क्या रखना है कि 3 पक्षकार विशेष तौर पे इस पृष्ठभूमि में मौजूद है, मुगल, मराठा और अंग्रेज। मुगलों का पतन होता है 1705 औरंगजेब मृत्यु के साथ ही पतन शुरू होता है, और मराठों का क्या शुरू होता है, उद्भव। और मराठों से निकलकर जो है सुरक्षा असुरक्षा की भावना से निकलने की, सुरक्षा पाने की दृष्टि से जो अंग्रेज संधि करते हैं, लेकिन अंग्रेजों के जाल ट्रैप में भी फंस जाते हैं आपके कौन, राजपूताना के शासक। अब आगे देखते हैं अपन जो है इस पृष्ठभूमि पे बात करते हैं, सॉरी कारणों पे बात करते हैं कि कारण क्या क्या थे इस क्रांति के। तो इस क्रांति के कारणों की बात करें अपन, तो कारणों में देखो कई सारी चीजें थी। एक तो ये थे कि जो है ये जो राजपूताना के शासक थे, कौन थे, राजपूताना के शासक। तो शासकों में जो है असंतोष था। शासकों में क्या था, असंतोष। अब ये असंतोष क्यों था, तो देखो कई सारी चीजें थी। असंतोष के कई कारण थे। पहली जो है आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप। आंतरिक राजनीति में क्या करेंगे अंग्रेज, हस्तक्षेप। आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कौन कर रहे हैं भैया, अंग्रेज कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, अंग्रेज। दूसरा जो है वित्तीय भार, क्या था, वित्तीय भार था। सैन्य टुकड़ियां वगैरह वहां रखते थे तो उनका पूरा खर्चा जो है उस संबंधित रियासत को उठाना पड़ता था, तो एक प्रकार से वित्तीय भार भी था। ठीक है, ध्यान रखना। और जो है और क्या होगा, गुटबंदी, गुटबंदी एवं आंतरिक अव्यवस्था को बढ़ावा।
तो एक तो कुछ ये मोटे मोटे कारण थे। आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप हो गया था उनका। वित्तीय भार अंग्रेज जब चाहते जिसको शासक बनाते, जब चाहते उसको हटा देते थे, ठीक है ना, और अपने पपेट को ही लमसम जो है राजगद्दी पर बिठाया करते थे। वित्तीय भार जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैन्य वगैरह के जो है वहाँ पे टुकड़ियाँ रखते थे, उनका पूरा खर्चा राजाओं से वसूला जाता था। और गुटबंदी को बढ़ावा देते थे। सामंत वगैरह होते थे उनको प्रोत्साहित करते थे राजा के खिलाफ प्रोवोक करने के लिए, राजा के खिलाफ जो है विद्रोह करने के लिए, है ना। तो आंतरिक अव्यवस्था को बढ़ावा मिलता था। तो ये सारी चीजें जो है, इसलिए जो है शासकों में भी इनके प्रति क्या था, असंतोष था। एक तो ये कारण था। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो है सामंतों में असंतोष था। सामंतों में क्या होगा, असंतोष। अब आप कहेंगे कि सर कि सामंतों में असंतोष कैसे था, तो सुनिए कैसे था। देखो, सामंतों में असंतोष की कई सारी वजह थी। एक तो इनकी जो है सैन्य महत्ता खत्म हो गई थी। क्या हो गई थी, सैन्य महत्ता समाप्त। देखिए, जब राजा, या आप ये समझिए कि राजपूताना में जो सामंतशाही प्रथा थी वो एक टेंट वाली व्यवस्था भी थी। जैसे एक मध्य में तंबू या टेंट गड़ा हुआ होता है पिलर, और बाकी पिलर उसका क्या करते हैं, सहयोग। तो राजा वो मध्य वाला पिलर था और सामंत जो है उसके सहायक पिलर हुआ करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था थी। लेकिन अब होता क्या था उस व्यवस्था में कि जैसे ही राजा को बढ़ावा मिलेगा, राजा का कोई जरूरत पड़ी युद्ध वगैरह के लिए, तो उस समय जो है सामंत को ही सीधा याद किया जाता था। और सामंत उस समय क्या रखते थे अपने साथ, सेनाएं। तो वो सामंत अपने अपने हैसियत अनुसार सैनिक लेके पहुंचते थे और एक बहुत बड़ी सेना बना के सामने वाली पार्टी के खिलाफ वो क्या करते थे, आक्रमण करते थे। अब हुआ क्या कि जैसे ही अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने कहा कि आपके राज्य की सुरक्षा का जिम्मा हमारे ऊपर है। तो हमारी अपनी सेना हो गई, यानी कि यूरोपियन सेना आ गई। तो इन सामंतों का जो सैन्य महत्ता थी, जो इनकी सुपरमेसी थी, वो खत्म हो गई, है कि नहीं है। इन सामंतों का कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि सहयोग के लिए, सुरक्षा के लिए, युद्ध लड़ने के लिए यूरोपीय सेना थी। तो ये सामंतों में एक तो ये असंतोष था कि उनकी सैन्य सुपरमेसी खत्म हो गई, उनकी सैन्य महत्ता ही खत्म हो गई। दूसरा जो है, कर वसूलने के अधिकार छीन लिए। कर वसूलने के अधिकार क्या कर लिए, अधिकार समाप्त। अब होता क्या था कि राजा तो सबसे ऊपर, राजा हर सामंत या रियासत में जाकर कर थोड़ी वसूलता होगा, ठिकाने या जागीर में जाके। तो कर कौन वसूलता था, कर वसूलते थे सामंत, वहां की प्रजा अपनी प्रजा से, है ना। और निश्चित हिस्सा अपने पास रख के बाकी वाला हिस्सा कहां पहुंचाते थे, राजा के पास। लेकिन अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने व्यवस्था ही चेंज कर दी। तो कर वसूलने का अधिकार भी इनसे क्या गया, छिन गया, है ना। और क्या था, और जो है इनका राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए। क्या कर लिए गए, राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए। कैसे, अब सामंत जो होता था अपने जागीर या ठिकाने का वो मालिक होता था, ठीक है। वहां वो किसी भी प्रकार का चाहे न्याय करे चाहे अन्याय करे, है ना। अन्याय करने की सूरत में उसको किसी भी प्रकार की सजा नहीं होती थी, ये उसका एक विशेष राजनीतिक अधिकार था। लेकिन अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने न्याय प्रणाली शुरू कर दी। न्यायालय होते थे तो उन्होंने क्या किया, कोई भी सामंत इस तरह की कोई ज्यादती करता था या किसी प्रकार की कोई अन्याय करता था तो उसको बकायदा दंडित करने की प्रक्रिया चलाया करते थे। तो इनके क्या हो गए, राजनीतिक अधिकार समाप्त हो गए सामंतों के। और क्या था, और जो है इनसे व्यापारिक कर लेते थे सामंत। सामंत क्या लेते थे, व्यापारिक कर। व्यापारिक कर थे दाना पानी और राह दाना। और कौन सा था, राह दाना। यानी कि सामंतों का ये था, कोई व्यापारी वर्ग होगा तो उनको जो है पूरे रास्ते में सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी लिया करते थे, कौन, सामंत। और उसके बदले में वो क्या लेते थे, व्यापारिक कर लेते थे। क्या लेते थे, व्यापारिक कर। तो इस कर को जो भी है, ये कर लेने की परंपरा जो थी वो अंग्रेज आए तो ये भी समाप्त हो गई, है कि नहीं है। तो इन सब वजह से जो है सामंतों में भी क्या हो गया, असंतोष हो गया था। क्या हो गया था, असंतोष। फिर बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट जो होगा आपका, वो होगा जनता में असंतोष। किसमें होगा, जनता में असंतोष। आगे अपन जब प्रमुख केंद्र पढ़ेंगे क्रांति के, ये केंद्र पढ़ेंगे क्रांति के केंद्र, 1857 की क्रांति के राजस्थान में जो केंद्र थे वो पढ़ेंगे। उसमें आप देखोगे कई दफा कि जो है जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, है ना। तो जनता में असंतोष कैसे था भैया, तो जनता में असंतोष ऐसे था, देखिए जनता में असंतोष की बात करूं मैं आपसे, तो जनता में असंतोष इसलिए था, एक तो जो है ऊंचे कर थे,
ऊंचे कर थे। दूसरा जो है राजाओं के प्रति जो है अंग्रेजों की भावनाएं थी वो ठीक नहीं थी, यानी कि राजनीतिक जो है राजनीतिक हस्तक्षेप की नीति जिसमें अंग्रेज राजाओं के अधिकार छीन रहे थे, वो सारी चीजें। दूसरा जो है इनकी शोषण और दमनकारी नीति, शोषण एवं क्या थी, दमनकारी नीति। और तीसरा क्या था, और एक कारण होगा वो होगा आपका पाश्चात्य संस्कृति का जो है अंग्रेज क्या कर रहे थे, पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा। अंग्रेज अपनी संस्कृति जो है भारतीयों पे थोप रहे थे, तो ये भी एक सारी तरह की जो है वजह रही। तो इन सब वजहों से जो है जनता में भी इनके प्रति क्या था, आक्रोश था या असंतोष था। और क्या हो सकता है, और देखिए रही सही कसरे जो पूरी करेंगे आपके, वो कर लेंगे ईसाई धर्म प्रचारक। कौन कर लेंगे, ईसाई धर्म प्रचारक। कैसे, तो देखिए ईसाई धर्म प्रचारक जो होते थे, ईसाई धर्म प्रचारक, ये लोग अपने धर्म का प्रचार करते थे और जो अपने हिंदू धर्म के लोग थे उनको जो है क्या करते थे, अपने धर्म में कन्वर्ट करते थे, यानी ईसाई बनाया करते थे आदिवासी इलाकों में वगैरह में सब जगह। तो अपनी जनता जो थी उनको लगा कि ये तो हमारे धर्म पे आघात है, हमें जो ईसाई या मिशनरी जो लोग आए ये हमें जो है ईसाई बनाने के पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं, तो हमारी संस्कृति को जो है क्या पहुँच रही, चोट पहुँच रही है। जैसे कई सारी चीज़ें भी होती थी, जैसे सती प्रथा पर रोक लगना। सती प्रथा पे क्या लगी, अंग्रेजों ने कानून बना के सती प्रथा पे रोक लगा दिया। अब सती प्रथा आपको पता है कि सती होना हमारे कल्चर में या हमारी संस्कृति में जो है वो एक देवी का रूप माना जाता है ना। और वहाँ पे जो है हमें ये लगा कि ये तो हमारी प्रथा या हमारी परंपरा पे जो है क्या है, आघात है, चोट है, ये जानबूझ के हमारे इस तरह की देवियों के प्रचलन को कम करना चाहते हैं। तो सती प्रथा है, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया गया जो समाज कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो इससे कई सारी चीज़ें जो होनी शुरू हुई और फिर ईसाई धर्म प्रचारक जो है उनको धर्म भी बदलवा रहे थे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी जो है क्या हुआ, जनता में आक्रोश था या जो है इस क्रांति में एक महत्वपूर्ण कारण रहा। और क्या हो सकता है, और जो है साहित्यकारों द्वारा प्रोत्साहन। और क्या कह सकते हैं आप, राजस्थान में आधुनिक जो साहित्यकार थे, साहित्यकारों द्वारा जो है क्या दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया। क्या दिया गया, प्रोत्साहन। जैसे मैं आपको एक दो नाम बता देता हूँ। बांकीदास राजा मानसिंह के दरबार में थे। किसके दरबार में थे, मानसिंह के। ये जो है अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की घोर निंदा करते थे, ठीक है। और इन्होंने एक बहुत शानदार ग्रंथ लिखा था, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण, आगे जाके आपने एक नाम देखा होगा, सूर्यमल मिश्रण, जो बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। तो सूर्यमल मिश्रण ने भी जो है ओजस्वी काव्य या शास्त्रों साहित्य की रचना की और लोगों को जागरूक किया अंग्रेजों की दमनकारी शोषणकारी नीति के विरुद्ध, है ना। तो इस तरह से जो है कई सारे और थे, लक्ष्मण दान करके भी थे। तो कई सारे कवि मिलते हैं हमें जो इन्होंने जो है इस तरह से जनता को प्रोत्साहित किया, जागरूक किया अंग्रेजों की दमनकारी नीति के विरुद्ध। तो ये सारे के सारे जो है क्या रहे होंगे, कहीं ना कहीं कारण रहे। और इन कारणों की वजह से जो है राजस्थान में एक पृष्ठभूमि और या बाद में जो है एक महत्वपूर्ण कारण बने। किस कौन सी क्रांति के, 1857 की क्रांति के। अब दोस्तों ये सारा होने के बाद हम चलते हैं अब प्रशासनिक केंद्र या पॉलिटिकल एजेंटों के बारे में बात करते हैं। तो ये आपको 5-7 कारण ध्यान में रखने हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधे सीधे कारण पूछ लेते हैं कई बार कि निम्न में से कौन से जो 1857 क्रांति के कारण नहीं रहे थे या कारण रहे थे, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में भी। तो ये जो है कारण देख लिए हमने। अब हम देखते हैं वो है आपका प्रशासनिक केंद्र व पॉलिटिकल एजेंट। तो प्रशासनिक केंद्र की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, जब 1823 में सिरोही का अंतिम रूप से अंग्रेजों के साथ संधि हो जाती है तो राजस्थान की समस्त रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी। अंतिम रियासत कौन थी, फिर वो सिरोही थी। उस समय उसके ठीक 5-7-10 साल बाद अंग्रेजों को एक आवश्यकता महसूस हुई राजस्थान पे केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करने की। क्या करने की, केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करने की। तब क्या होता है कि अंग्रेजों ने जो है 1832 में, कब भाई, 1832 में, कहां पर, अजमेर में। कहां पर, अजमेर में। और किसकी स्थापना की, राजपुताना रेजिडेंसी की। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की। क्या की है भैया, राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की, 1832 में। कहां पे की, अजमेर पे।
क्या नाम था? राजपूताना रेजिडेंसी, जो राजस्थान या संपूर्ण राजपूताना पे जो है क्या कि केंद्रीय नियंत्रण रखेगी। चलो, इस समय आपसे पूछे कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल आपसे पूछे तो वो ध्यान रखना विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक। ठीक है, चलो 1832 में इसकी स्थापना हो गई राजपूताना रेजिडेंसी की। उसमें भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे और इन्होंने जो है यहाँ पे इस मुख्यालय को तुरंत स्थापित किया अगले कुछ सालों में, वो है 1845, और वो ले गए माउंट आबू। कहाँ ले गए? माउंट आबू। कहाँ ले गए? माउंट आबू। अब माउंट आबू जो है वो जो है इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। कैसी थी? ग्रीष्मकालीन राजधानी। क्या था? ग्रीष्मकालीन राजधानी। अब एक चीज समझिए, देखो ये है भारत। क्या है? भारत। इसके नीचे कई सारे प्रांत होंगे, होंगे नहीं होंगे, है ना? और उन प्रांतों के नीचे जो है कई सारे जो है छोटे छोटे क्षेत्र या क्या होंगे? रियासतें होगी। क्या होगी? रियासतें होगी, है कि नहीं है? इनके नीचे रियासतें होगी। अब देखो भारत में जो प्रशासनिक प्रमुख था वो था आपका गवर्नर जनरल। कौन था? गवर्नर जनरल। ठीक है, प्रांतों में जो होगा वो होगा एजीजी। क्या होगा? एजीजी। और फिर इन प्रांतों के नीचे जो होंगे रियासतों में वो होंगे पीए। कौन होंगे? पीए। ये सारी रियासतें हैं और इनमें सारों में कौन बैठेंगे? पीए बैठेंगे। कौन बैठेंगे? पीए। अब देखो ये क्या है? गवर्नर जनरल है। क्या है? गवर्नर जनरल। जो उस समय कौन था जब इसकी स्थापना 1832 में हुई तब, वो मैं आपको बता चुका हूं कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो कॉमन सेंस है, अब इसके नीचे कौन होगा? एजीजी होगा। तो 1832 में राजस्थान के प्रथम एजीजी थे। क्या थे? प्रथम एजीजी, और वो थे मिस्टर लॉकेट। क्या नाम था? मिस्टर लॉकेट। याद कैसे करोगे? ये समझ लीजिए कि अंग्रेजों ने जो है राजस्थान को लॉक कर दिया, है ना? ऐसे याद रख सकते हो। नहीं तो आपको पता है, अभी थोड़े बहुत फैशनेबल है तो आपको पता होगा कि आप गले में लॉकेट वगैरह पहनते होंगे, है कि नहीं है? तो इस लॉकेट से याद कर लेना। गले में आपने पहली बार क्या पहना? लॉकेट पहना। तो राजस्थान के पहले एजीजी कौन होंगे? लॉकेट। अब एजीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सुन लीजिए, एजीजी की फुल फॉर्म होती है एजेंट टू दी गवर्नर जनरल। क्या होगी? एजेंट टू दी गवर्नर जनरल। यानी एजीजी की फुल फॉर्म क्या है? एजेंट टू दी गवर्नर जनरल। अब ये तो मैंने आपसे बात की कि प्रथम एजीजी कौन थे? मिस्टर लॉकेट थे। तो इस क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? इस क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। याद कैसे करोगे इसे? तो देखो राजस्थान में किसी को आप बुरी तरह पीटते हो या मारते हो तो उसको आप कहते हो पेलना, पेला, है कि नहीं? तो यहां से पे उठा लो और यहां से ला उठा लो, पेला। तो अंग्रेजों को हमने क्या किया? बुरी तरह पेला। यानी पैट्रिक लॉरेंस जो है कौन सी क्रांति में? 1857 क्रांति में, जो क्या थे? राजस्थान के एजीजी या एजेंट टू द गवर्नर जनरल थे। चलो ठीक है। अब यहां से जो है हमें ये पता चला कि राजस्थान में ये प्रशासनिक केंद्र थे और जो कौन सा था? पहला अजमेर था। अब बात करते हैं आपके सामने पॉलिटिकल एजेंटों की, कि राजस्थान में कौन सी रियासत में कितने पॉलिटिकल एजेंट उसमें बैठा करते थे। तो अपन इसमें चार्ट बनेगा वैसे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और अक्सर जो है हर एग्जाम में कहीं ना कहीं मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो है कौन सी रियासत में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था या कौन से पॉलिटिकल एजेंट जो है कौन से शासक के समय थे, इस तरह से पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने रियासत। कौन सी है? रियासत है। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपका जो है राजा। क्या लिख रहा हूँ? राजा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपका जो है पीए। क्या लिख रहा हूँ?
देखते जाइएगा। सबसे पहले रियासत की बात करता हूँ आपसे मैं कोटा की। किसकी करूँगा? कोटा, ये पहली। दूसरी में बात करूँगा आपसे जोधपुर की। किसकी करूँगा? जोधपुर की। तीसरी में बात करूँगा आपसे, वो है आपका जो है जयपुर की। किसकी बात करूँगा? जयपुर की। चौथी में आपसे बात करूँगा, वो है आपका जो है वो है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। और पांचवी की बात करूँगा आपसे, तो वो है आपका जो है सिरोही। कौन सा है? सिरोही। और छठी की बात करूँ आपसे, तो वो है भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। अब हमें पता चला कि इसका मतलब 6 रियासतों में क्या बैठते होंगे? पॉलिटिकल एजेंट बैठते होंगे। कितने रियासतों में? 6। कौन कौन सी है? कोटा, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही और भरतपुर। और कौन सा है? भरतपुर। तो इस तरह से जो है अपन देखते हैं सारी चीजें। हाँ भाई, मैंने देखे नहीं कमेंट, कई लोग कर रहे हैं नमस्ते सर नमस्ते। तो भाई सबको नमस्ते मेरी तरफ से, और एंजॉय कीजिए क्लास को, क्योंकि मैं थोड़ा हैबिचुअल हूँ नहीं इसका कमेंट देखने का। और सबको गुड इवनिंग भैया। और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। कैसा लग रहा है आप वो भी कमेंट में बताइएगा मुझे। चलिए, तो कोटा, किसकी बात कर रहे हैं अपन? कोटा की। कोटा के राजा थे उस समय राम सिंह। क्या नाम था राजा का? राम सिंह। कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह थे। पॉलिटिकल एजेंट पूछे तो मेजर बर्टन थे। कौन थे? बर्टन। कौन थे भैया? मेजर बर्टन थे। इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं जोधपुर की। तो जोधपुर में शासक थे वो से तखत सिंह। कौन थे? तखत सिंह। और उस समय जो है पॉलिटिकल एजेंट था वो था मैक मौसन। कौन था? मैक मौसन। तो ये ध्यान में रखना आप कि जोधपुर में तखत सिंह थे और इसके पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैक मौसन थे। आगे जो है देखते हैं जयपुर में। कहां देखते हैं? जयपुर में। जयपुर में शासक था राम सिंह। कौन था? राम सिंह। और ये राम सिंह सेकंड थे। कौन थे भैया? राम सिंह सेकंड। देखो दो कॉमन है, राम सिंह कोटा में भी है और राम सिंह कहाँ है आपके? जयपुर में भी। और यहाँ पे जो है आपके जो पॉलिटिकल एजेंट होते हैं वो होते हैं कर्नल ईडन। कौन होते हैं? कर्नल ईडन। ईडन को आप याद रख सकते हो ईडन गार्डन से, हालांकि मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको अभी। ठीक है, अब उदयपुर की बात करते हैं। तो उदयपुर में जो शासक होंगे वो होंगे स्वरूप सिंह। क्या नाम है? स्वरूप सिंह। और यहाँ पे जो है पॉलिटिकल एजेंट होगा वो होगा सावर्स। कौन होगा? सावर्स। घर पे आप नहाते वक्त सावर्स का उपयोग करते होंगे, है ना? तो इस चीज़ की ध्यान रखना। अब सिरोही की बात करते हैं तो यहाँ शासक है शिव सिंह। कौन है? शिव सिंह। और यहाँ को जो है जेडी हॉल करके जो है क्या होगा? पॉलिटिकल एजेंट, जेडी हॉल। और भरतपुर की बात करूं तो भरतपुर में शासक होंगे जसवंत सिंह। कौन होंगे भैया? जसवंत सिंह। और इसका पॉलिटिकल एजेंट पूछे आपसे तो वो पॉलिटिकल एजेंट इसका जो है वो है आपका मॉरिसन। कौन है? मॉरिसन। देखिए ये सारे आपसे जो है मिलान करने को पूछते हैं। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि कोटा का 18 स्वतंत्र क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था। ऐसे सारे कोटा, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर 4 ऑप्शन दे दिए। चारों के आपसे क्या पूछ लेंगे? पॉलिटिकल एजेंट पूछ लेंगे। और क्या पूछ सकते हैं आपसे? और पूछ सकते हैं कि जो है जैसे रियासतें दे दी कोटा और शासक दे दिए, सामने कह दिया कि इनका पॉलिटिकल एजेंट चूज कीजिए, या शासक दे देंगे और सामने मिलान करने को बोल देगा पॉलिटिकल एजेंट का। तो आपको ये पता होना चाहिए, सारी चीजें जो है वो सारे पता होनी चाहिए। चलो आगे बात करते हैं अपन। अब देखो ये तो मैंने आपको बताया कि 6 रियासतें हैं, 6 राजा हैं और 6 पॉलिटिकल एजेंट हैं। इसकी एक शानदार ट्रिक है, यदि आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको उसकी ट्रिक बता देता हूं। देखिए ट्रिक देख लीजिएगा कि पॉलिटिकल एजेंट याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है। पीए याद करने की ट्रिक देखिए, कोबरा, कोबरा में जोत, उसास, उसास,
उसास राइज भर मौज करो शिव सिरोही हॉल में। अब देखिए ये इसकी ट्रिक है। कोबरा में जोत उसास राइज भर मौज करो शिव सिरोही हॉल में। चलिए कोबरा से आपको ये वर्ड अलग कर लेना है, इससे निकल जाएगा आपका कोटा। क्या बन जाएगा? कोटा। इस ब को अलग करोगे तो बन जाएगा बर्तन, और इस र को अलग करोगे तो बन जाएगा राम सिंह। ठीक है, ये हो गया। मैं से है आपका मैक मोशन। क्या है? मैक मोशन। जो से है आपका जोधपुर। क्या है? जोधपुर। और त से है आपका तखत सिंह। क्या है? तखत सिंह। ऊ से है आपका उदयपुर। क्या है? इस ऊ से क्या है? उदयपुर। सा से क्या होगा? कॉमन सेंस है, सावर्ष होगा। और स से क्या होगा? स्वरूप सिंह होगा। तो ये उदयपुर के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह थे, और सावर्ष जो है वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे और उदयपुर रियासत में थे। तो ये अपना ये हो गया। रा से क्या हो जाएगा? वापस राम सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम सिंह। बस यहाँ ये ध्यान रखना राम सिंह सेकेंड है। क्या है? राम सिंह सेकेंड है। अब जो है ई से क्या हो जाएगा? ईडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईडन। क्या हो जाएगा? ईडन। और ज से क्या हो जाएगा? जयपुर। क्या हो जाएगा? ई से ईडन और ज से जयपुर। भ से क्या करोगे? भरतपुर। क्या करोगे? भरतपुर। मो से क्या करोगे? मोरिसन। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मोरिसन था, है ना। और ज से क्या करोगे? जसवंत सिंह। क्या करोगे? जसवंत सिंह, जो क्या थे? भरतपुर के शासक थे। क्या थे? भरतपुर के शासक थे। ये हो गया। अब अपन को क्या ध्यान रखना? शिव से क्या मतलब होगा? यहाँ सिरोही के शासक शिव सिंह से मतलब है। इस शिव का मतलब क्या है? शिव सिंह। और सिरोही का तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? सिरोही। और हॉल का मतलब क्या है यहाँ पे? जेडी हॉल, जो क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट कहाँ के? सिरोही के। तो ये ट्रिक है कि कोबरा में जोत उसास राइज भर मौज करो शिव सिरोही हॉल में। भगवान शिव से आप कह रहे हो कि सिरोही हॉल में आप क्या कीजिए? मौज कीजिए। तो ये सारी बातें हैं। ये जो है आपने देखा इसमें कि हमने देखा कि किस तरह से 6 पॉलिटिकल एजेंट बैठते थे राजस्थान में, और प्रमुख जो है केंद्रीय प्रशासन था वो कहाँ था? अजमेर में था। और ये हमने बात की इसके बारे में। अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे, उसमें है अगला प्रशासनिक केंद्र पीए के बाद क्या है? छावनियाँ। क्या देखनी है हमें? छावनियाँ। तो ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति के समय जो है मोटे तौर पे 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो छावनियों की बात कर लेते हैं। ये टॉपिक है, ध्यान रखना, ये टॉपिक है सैनिक छावनियां। अपन बात करते हैं सैनिक छावनियों के बारे में। तो देखिए राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 थी। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन कौन सी राजस्थान में अवस्थित थी, कौन सी राजस्थान से बाहर थी। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें। एक दूसरा क्या बन सकता है कि आपको सैनिक छावनियां और उनके स्थान देके मिलान करने को कह सकते हैं। तीसरा इसमें यह हो सकता है कि सैनिक छावनी का स्थान और कहेंगे कि वहां पे कौन सी सैन्य टुकड़ी हुआ करती थी। ठीक है। चौथा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जो है इन सैनिक छावनियों में कौन सी सैनिक छावनी ने जो है 1857 की क्रांति में भाग लिया और कौन सी ने नहीं लिया। तो ये मोटे तौर पे 3-4 टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले पहली सैनिक छावनी, ये पड़ती है नीमच। कौन सी है? नीमच। ये कहाँ है? नीमच वर्तमान में एमपी में। कोटा से 120 मील आगे जो है मध्य प्रदेश में क्षेत्र है नीमच, और वो जो है उसमें कौन सी रियासत का हिस्सा था? राजपूताना क्षेत्र का हिस्सा था नीमच, और वहाँ पे जो है सैनिक छावनी थी। और यहाँ सैन्य टुकड़ी जो थी वो थी कोटा कंटिंजेंट। कोटा
कंटीजेंट। कौन सी सैनिक छावनी थी यहाँ पे? कोटा कंटीजेंट नामक जो है सैन्य टुकड़ी वहां तैनात थी। दूसरी की बात करूंगा आपसे तो दूसरी है देवली। कौन सी है? देवली। और ये कहाँ पड़ती है? ये अपने राजस्थान के टोंक में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? टोंक में। और यहाँ पे कौन सी सैन्य टुकड़ी थी? सेम थी। क्या थी? कोटा कंटिजेंट जो है सेम यहीं पे थी, ध्यान रखना। तीसरी जो है वो है नसीराबाद। कौन सी है? नसीराबाद। और ये कहाँ पड़ती है? तो अजमेर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? अजमेर में। यहाँ सैन्य टुकड़ी आपसे पूछे तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। कौन सी थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। ये कहाँ पे थी? नसीराबाद जो अजमेर में पड़ती है, ध्यान रखना। चौथी आपकी जो है वो है आपकी ब्यावर। कौन सी है? ब्यावर। ये ब्यावर भी कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे मेर बटालियन थी। कौन सी बटालियन थी? मेर। आपको पता होगा कि जो है अलवर वाला क्षेत्र मेव बहुल क्षेत्र है ना? तो मेवों की या मेरों की जो बटालियन थी वो मेर बटालियन कहलाई। पांचवी देखते हैं अपन, तो पांचवी है आपकी वो है आपकी जो है खेरवाड़ा। कौन सी है? खेरवाड़ा। और ये कहाँ पड़ती है वर्तमान में? खेरवाड़ा। खेरवाड़ा वर्तमान में जो है उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में है। यहाँ कौन सी सैन्य टुकड़ी थी? तो यहाँ पे आपकी जो है मेवाड़ भील कोर थी। कौन सी थी? मेवाड़ भील कोर। महाराणा सरदार सिंह के समय इसका गठन किया गया था 1841 में, ध्यान रखना चीज का। चलो पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो छठी देखते हैं। छठी है एरनपुरा। कौन सी है? एरनपुरा। और ये कहाँ पे पड़ती है? तो वर्तमान तो आपसे पूछे तो पाली है, लेकिन उस समय ये कौन सी रियासत का हिस्सा थी? जोधपुर या मारवाड़ का हिस्सा थी, ध्यान रखना। और यहाँ पे कौन सी थी? जोधपुर लीजियन नाम से थी। जोधपुर लीजियन। तो ये 6 सैन्य टुकड़ियां राजस्थान में उस समय थी जिन्होंने बढ़ चढ़ के जो है 1857 क्रांति में क्या लिया था? भाग लिया था। तो पहली है नीमच जो वर्तमान एमपी में पड़ती है। यहाँ कोटा कंटिजेंट नामक जो है सैन्य टुकड़ी थी। देवली जो टोंक में पड़ता है, यहाँ भी कोटा कंटिजेंट में नाम की जो है आपकी क्या थी? सैन्य टुकड़ी थी। नसीराबाद अजमेर है तो यहाँ 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, ठीक है। और ब्यावर अजमेर में पड़ता है तो यहाँ मेर बटालियन थी, ठीक है। और खेरवाड़ा उदयपुर है तो यहाँ मेवाड़ भीलकोर सैन्य टुकड़ी थी। और एरनपुरा पाली में पड़ता है वर्तमान में, लेकिन तत्कालिक जोधपुर रियासत का हिस्सा थी तो यहाँ पे जो है जोधपुर लीजियन नामक सैन्य टुकड़ी थी। चलो ये तो सारी सैन्य टुकड़ियां थी। इनको आप याद कैसे करोगे? थोड़ी मुश्किलें तो होगी इसमें आपको याद करने में, है ना? तो देखो इसको याद करने की बहुत सिंपल ट्रिक है। ट्रिक क्या है? देखिए बहुत सिंपल ट्रिक है। एना, ब्याव, नीम, देखे। क्या ट्रिक है? ऐना किसी लड़की का नाम है, ऐना ब्याव नीम देखे। नीम ऐना का क्या देख रहा है? ब्याव देख रहा है ना? देखिए ए से गोला मार दो इस पे और यहां लिख दो एरनपुरा। ए से क्या होगा? एरनपुरा। क्या होगा? एरनपुरा। भैया रीजनिंग की सबकी क्लास होगी, टेंशन मत लीजिएगा। रीजनिंग साइंस सब होगी। आप तो जीके के बारे में बताइएगा ना, जीके कैसा लग रहा है? रीजनिंग क्लास लेंगे आपकी, निश्चित लेंगे। जीके भी आपको कंटिन्यू करवाएंगे, इंडियन हिस्ट्री भी करवाएंगे पटवारी के लिए, और रीट के पर्पज से भी करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। तो ए से क्या लेना आपका? एरनपुरा। ना से आपको क्या करना है? नसीराबाद। क्या करना है? नसीराबाद। ब्या से आपका क्या करना है? ब्यावर। क्या है? ब्या से ब्यावर। और ये नी जो है ना, इसे आपको नीमच की तरफ जाना है। कहाँ जाना है? ये नीम है ना, ये क्या है? नीमच है। और दे से आपको पता है कौन सा होगा? देवली होगा। कौन सा होगा? दे से देवली। और खे से क्या होगा? खेरवाड़ा होगा। क्या होगा? खेरवाड़ा। तो इस तरह से जो है आप ट्रिक के जरिए भी याद कर सकते हैं।
दोनों कोई पॉलिटिकल एजेंटों को भी ट्रिक के जरिए मैंने आपको बताया याद कर सकते हैं, और सैनिक छावनियों को भी आप ट्रिक के जरिए याद कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा अभी तक जो है वो पृष्ठभूमि, कारण और प्रमुख प्रशासनिक केंद्र और पॉलिटिकल एजेंट, छावनियां। अब अगला टॉपिक जो आपका है वो है क्रांति के प्रमुख केंद्र। क्या है? राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केंद्र। अब इन केंद्रों को जो है हम अलग अलग करके एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है, किस तरह क्रांति की आग भड़कती है राजस्थान में, अंग्रेजों के द्वारा क्या दबाने के प्रयास किए गए और किस तरह जनता ने सहयोग दिया, किस तरह सैनिकों ने जो है क्रांति में सहयोग दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य किया, वो सारी बातें जो अपन करेंगे अब अगले इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक का नाम है आपका क्रांति के प्रमुख केंद्र। तो अब देखते हैं अपन इस केंद्रों को। तो ये ट्रिक आप याद कर लेना, उम्मीद है आपको याद रह लेगी, हो जाएगी, मुझे उम्मीद है। तो अब अपन देखते हैं जो है छावनियाँ, और इसमें आप पहली क्रांति शुरू होती है, क्रांति के केंद्र देखेंगे। इस केंद्र में जो है पहला होगा वो होगा आपका नसीराबाद। कौन सा होगा? नसीराबाद। मैंने जैसा कि आपको बताया ये कहाँ पड़ता है? अजमेर में। कहाँ पड़ता है? अजमेर में। देखिए नसीराबाद की बात कर लेते हैं। नसीराबाद की बात करते हैं यदि, तो नसीराबाद में जो है आपकी सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? मैंने अभी आपको बताया है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। कौन सी थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है कहाँ पे थी? नसीराबाद में थी। अब होता क्या है कि इस समय जब ये 1857 की क्रांति फैलती है, तो ये आपको पता है कि पूरे भारत में ये 10 मई को फैल गई थी मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। तो राजस्थान में कब फैली? 10 मई को। राजस्थान में ये समाचार पहुंचता है, वो पहुंचता है 19 मई तक। कब पहुंचता है? 19 मई तक कि जो है क्रांति हो चुकी है। उस समय क्या होगा कि राजस्थान का जो पॉलिटिकल एजेंट था, पॉलिटिकल एजेंट कौन था उस समय क्रांति के समय? पीए कौन था राजस्थान में? पैट्रिक लॉरेंस। और ये आदमी उसमें माउंट आबू था। कहाँ था? माउंट आबू। कहाँ था भैया? माउंट आबू था। अब ये माउंट आबू था, इसे ये समाचार मिला कि राजस्थान इंडिया में क्या हो गई है? क्रांति हो गई है, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह हो गया है। तो इसने क्या किया कि क्योंकि उस समय चूंकि ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, यही अजमेर की सुरक्षा किया करती थी। किसकी करती थी? आपके अजमेर शहर की। अजमेर शहर की सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ था? आपकी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की था। अब चूंकि अजमेर में जो है अंग्रेजों का क्या होगा? अजमेर जो है ना, इस अजमेर में अंग्रेजों का शास्त्रागार था। क्या था? शास्त्रागार था। और क्या था? और खजाना था। और क्या था? खजाना। जब ये बात पता चली क्रांति की, तो इस पैट्रिक लॉरेंस सबसे पहले जो है अजमेर को सुरक्षित करना समझा। किसको सुरक्षित करना समझा? अजमेर को। अब इसको पता था कि यहाँ पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है बंगाल से आई हुई, तो ये जो है कहीं विद्रोह न कर दे और शास्त्रागार और जो है खजाने पे अधिकार न कर ले। तो इस चुनौती से निपटने के लिए उसने क्या किया? उसने जो है इस चुनौती से निपटने के लिए सबसे पहले इस पैट्रिक लॉरेंस ने जो है डीसा से, डीसा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है भैया अपना? गुजरात में। यहाँ से यूरोपियन सैन्य टुकड़ी मंगवा ली। क्या किया? यूरोपियन सैन्य टुकड़ी मंगा ली। और क्या किया? और इसने जोधपुर के शासक को कहा कि आप जो है क्या कीजिए? सैन्य भेजिए। तो कहाँ से सेना और आई? जोधपुर से आई। कहाँ से आई? जोधपुर से सैन्य टुकड़ी आई। प्लस कहाँ से आई? प्लस ब्यावर से। कहाँ से? ब्यावर से। तो ब्यावर से कौन थी? ब्यावर से सैन्य टुकड़ी थी, वो थी आपकी मेर जाति की। कौन थी? मेर जाति। तो जो है इस तरह से मेर सैन्य टुकड़ी जो है आपकी कहाँ आ गई? वो भी अजमेर आ गई। और कौन आया? और एक बंबई लांसर और आई। कौन आई? बंबई लांसर्स। इसको आप 12वीं बंबई सैन्य टुकड़ी भी कहते हैं।
12वीं बम्बई इन्फेंट्री, 12वीं मतलब क्या है कि इसको जैसे ही भनक लगी तो इसने क्या किया कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री पे अविश्वास जताया, ठीक है, और क्या किया, अजमेर शस्त्रागार और खजाने को सुरक्षित करने की इसने सबसे पहले सोची और इसने डीसा गुजरात से यूरोपियन टुकड़ी, जोधपुर के शासक तखत सिंह को कहा, उन्होंने सैन्य टुकड़ी भेजी और ओनार सिंह वगैरह आए थे उसमें, और ब्यावर के जो है मेर सैन्य टुकड़ी ब्यावर में थी उसको अपनी तरफ ले आया, यानी अजमेर ले आया, और बम्बई लांसर्स या 12वीं जो है बम्बई इन्फेंट्री थी इसके सैनिक आके वहां हो गए इकट्ठा, कहां पे, नसीराबाद में। अब क्या होता है कि जब ये बात पता चली किनको, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के लोगों को या सैनिकों को, तो इन्होंने जो है 28 मई को, कब भाई, 28 मई को क्या कर दिया, विद्रोह। क्यों? क्योंकि इनको लगा कि जब हम यहां अजमेर की सुरक्षा कर रहे थे, अजमेर को देख रहे थे, तो फिर इसका मतलब हम पे इनको विश्वास नहीं है, अविश्वास है। इस अविश्वास की वजह से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक 2 दिन बाद, 2 दिन बाद बोले तो कब होगा, 2 दिन की बाद की मतलब मैं बोलूं तो क्या दिन होगा, वो दिन होगा 30 मई को। कौन सा दिन है, 30 मई को। इस दिन जो है 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी जो है क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। कहां पे, नसीराबाद में। कहां पे, नसीराबाद में। तो 28 मई को विद्रोह हुआ, 2 दिन बाद ही 30 मई को जो है 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी मिल गई, किसमें आके, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री में। किसमें मिल गई आके, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री में। और इस तरह से ये विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का जो है नेतृत्व किया, वो किया बख्तावर सिंह ने। बख्तावर सिंह जो है इस विद्रोह के क्या होंगे, नेतृत्वकर्ता होंगे। क्या होंगे, नेतृत्वकर्ता। इस चीज का ध्यान रखना, नेतृत्वकर्ता जो है आपको पूछे तो कौन होगा, बख्तावर सिंह। यहां जो है इन्होंने जो है चारों ओर नसीराबाद को घेर लिया और नसीराबाद पे जो है इन्होंने अधिकार करके कई सारे अंग्रेज अधिकारी, न्यूमैन, वुड, इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और ये लोग जो है अजमेर न आके नसीराबाद से सीधे किधर की तरफ निकलेंगे, ये लोग नसीराबाद से सीधे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। कहां करेंगे, दिल्ली की तरफ। कहां करेंगे, दिल्ली की तरफ कूच कर लेंगे। और यहां ये 18 जून को पहुंच जाएंगे दिल्ली। कब पहुंचेंगे दिल्ली, ये 18 जून को पहुंचेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। और यहां इसका पीछा करते हैं, वो करते हैं कैप्टन हीथकोट। नसीराबाद सैनिक सामने या 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री का आपको पूछे कि पीछा कौन करता है, इन दोनों का जो है पीछा कौन करता है आपसे पूछे, तो पीछा करते हैं कैप्टन हीथकोट और प्लस जोधपुर की सेना। प्लस कौन सी सेना, जोधपुर सेना। लेकिन ये इनको पकड़ने में असफल हो जाते हैं, इसलिए ये सैन्य या ये सैनिक जो है पहुंच जाते हैं 18 जून को, कहां पे, आपके दिल्ली पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं, दिल्ली। तो ये था नसीराबाद में। नसीराबाद में राजस्थान में सबसे पहले सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत हुई थी और वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने शुरुआत की थी। किसने की थी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री में। तो इस तरह से जो है राजस्थान में 1857 क्रांति की कुछ चीज़ें हमने देखी। और आज हम महत्वपूर्ण छावनियां देख रहे थे, जब केंद्र देख रहे थे क्रांति के। नसीराबाद पहला केंद्र पढ़ लिया है। आगे वाले जो हम कल कंटिन्यू करेंगे, हम कल देखेंगे इसके बारे में कि किस तरह नीमच में विद्रोह हुआ, किस तरह एरनपुरा में विद्रोह हुआ, किस तरह कोटा में हुआ, किस तरह देवली टोक में हुआ। उन सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को और अच्छे से हम आगे तैयार करके पढ़ेंगे आपके लिए, टेंशन मत लीजिएगा। आप इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द स्टडी कैफ़े को अधिक से सब्सक्राइब कीजिए। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ जो है इतनी मेहनत से टीचर पढ़ा रहे हैं, तो अधिक से अधिक जो है इसे आप लोगों को बताएं। धन्यवाद दोस्तों।